टॉपिक के साथ फिर डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब, फ्रस्टम मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं छिन्नक, और छिन्नक का मीन्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें। लाइक एज ए कोन की बात अगर हम करते हैं तो कोन आपको इस फिगर पे दिख रहा है। इस फिगर को देखिए, यहाँ बीच में कट किया गया इसके द्वारा, एक प्लेन के द्वारा, और कट करने के बाद की पोजीशन क्या होती है, सेकंड फिगर में दिखाया गया है कि ये कोन दो भागों में बढ़ गया, एक रियल कोन फिर बन गया और दूसरी की कंडीशंस क्या हुई, मतलब लाइक एज ए बकेट शेप आ गया। बकेट शेप मतलब बाल्टी के आकार का जैसा, कि बाल्टी के आकार का भाग जो हो गया इसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यही फ्रस्टम का अब हमें क्या करना है, स्लैंट एरिया निकालना है, स्लैंट सरफेस एरिया, और साथ में टोटल सरफेस एरिया, हाइट की बात करनी है। तो अभी आपने इस फिगर का मीन समझ लिया है कि इस फिगर में क्या करना है। अब आइए जरा हम फ्रस्टम की बात करते हैं। फ्रस्टम है क्या? इन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अनुसार, इफ ए राइट सर्कुलर कोन इज कट ऑफ, इफ ए राइट सर्कुलर कोन इज कट ऑफ बाय ए प्लेन के द्वारा काटा गया पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब इस बेस के पैरेलल काटा गया। तो इसका बेस क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि आप इस कोन को रखें, ये कोन किसके आधार पर खड़ा है, इसके बेस निचला भाग है, इसी बेस के पैरेलल काट दिया गया है। तो बेस के पैरेलल काट देने का मतलब कि इस कोन को दो बराबर भागों में या 2 से 3 भागों में कभी भी जरूरत होती बांट देते हैं। तो जो उसका निचला हिस्सा होता है वो एटलीस्ट क्या बन जाता है, फ्रस्टम बन जाता है। मेनली 2 पार्ट में ही उसको हम डिवाइड करते हैं। तो वही हमारी डेफिनेशन भी क्या रही कि फिर राइट सर्कुलर कोन, कोई राइट सर्कुलर कोन है जो राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा जनरेट होती है, इज कट ऑफ, काट दिया गया बाय ए प्लेन पैरेलल, एक पैरेलल प्लेन के द्वारा कट कर दिया गया टू इट्स बेस, इसके बेस को काट करके अलग कर दिए। देन द पोर्शन ऑफ द कोन, तो अब जो पोर्शन ऑफ द कोन होगा मीन्स लाइक एज ए बेस पोर्शन जो इसका है, द कोन बिटवीन द कटिंग प्लेन, मतलब कटिंग प्लेन के माध्यम से जो बेस ऑफ द कोन बच रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, द बेस ऑफ द कोन इज कॉल्ड फ्रस्टम। तो इस कोन का जो फ्रस्टम पार्ट है तो उसका क्या है, बेस पार्ट है। मतलब कि किसी भी कोन को 2 बराबर भागों में बांट दें या अप एंड डाउन किसी भी पार्ट्स पर उसको डिवाइड कर दें, कोई एक रेशियो ले लीजिए, 1:2, 1:3, 1:4, किसी में भी बांट दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए। तो जो इसका अप पार्ट्स है वो तो आपको कोन के शेप में दिख रहा है, दूसरा जो डाउन पार्ट है जिसे बेस कर रहे हैं, ये बेस वाला पार्ट इसका फ्रस्टम बन जाता है। जो थर्ड फिगर में पूर्णतः आपको फ्रस्टम की कंडीशंस दिखा दी गई है। तो फ्रस्टम की डेफिनेशन भी देख ली। इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि 2 हाइट इसमें होती है। एक हाइट आप देख रहे हो क्या, 4 डायरेक्शंस की हाइट है जो सी पॉइंट से लेकर ओ तक की डिस्टेंस है। दूसरी हाइट इसकी क्या होती है, स्लैंट हाइट, जो सी से बी तक की डिस्टेंस है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जब इसको फ्रस्टम पार्ट्स अलग कर रहे हैं तो फ्रस्टम पार्ट अलग कर देने का मतलब कि इसकी हाइट 2 बराबर भागों में बढ़ जा रही है, या जिस रेशियो में आप डिवाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हाइट के 2 पार्ट्स हो गए। इसी तरह से स्लैंट हाइट की बात करते हैं, उनके भी 2 पार्ट्स हुए। लेकिन मेनली होता क्या है सॉरी होता क्या है इसमें कि एक्चुअली इसकी रेडियस चेंज होती है। जो बेस का रेडियस है उस रेडियस को अगर R1 मानते हैं तो अदर जो कोन बन रहा है उसका रेडियस R2 हो जाता है। स्लैंट हाइट में पूर्णतः लेंगे। दूसरी चीज, हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आई। हाइट में क्यों चेंजिंग नहीं आई, सपोज कीजिए कि 5 सेंटीमीटर था, अब 5 सेंटीमीटर 2 पार्ट्स में बढ़ गया, तो किस रेशियो में बांट दिया आपने, 2 सेंटीमीटर सपोज एक तरफ हो गया, एक तरफ 3 सेंटीमीटर। तो ये हाइट तो आपको 3 सेंटीमीटर दिख रही है, ये दूसरी हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दिख रही है। सेम कंडीशन में स्लैंट हाइट में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। चेंजिंग किस में होता है, ओनली रेडियस में चेंज होता है, क्योंकि इसका जो बेस रेडियस है वो अलग होता है, दूसरा बेस रेडियस अलग होता है। अब जब भी हम सरफेस एरिया निकालने की बात करते हैं तो सरफेस एरिया हमारा किसके द्वारा कैलकुलेट होता है, जिसमें प्रमुख रूप से पाई के साथ स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट के साथ R1 R2 का रेशियो होता है। अगर सपोज कीजिए हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं
तो टोटल सरफेस एरिया में भी ऐसी ही कंडीशंस होती है कि जिसमें सामान्य तौर पर हाइट तो एक वैल्यू केवल वॉल्यूम के लिए हो सकती है, टोटल सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट की जरूरत होती है, और साथ में कर्व सरफेस या स्लैंट सरफेस एरिया दोनों में आपको सामान्य तौर पर स्लैंट हाइट की जरूरत होती है, क्योंकि आपने सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन या मतलब सरफेस एरिया ऑफ द कोन की बात किया है, तो उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, पाई आर एल होती है, और पाई आर एल होने पर एल क्या है आपका, स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट को पता करने के लिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल से बना होता है, इसके कारण स्लैंट हाइट जो इसकी होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो सेम कंडीशन लंब का काम कौन करता है, जो इसकी रियल हाइट है, जो अपवर्ड हाइट है, और दूसरा जो इसका बेस होता है, आधार जिसे आप कहते हो, वो रेडियस होता है। तो इसमें हाइट तो नहीं चेंज हो रही है, हाइट तो दोनों को अगर ज्वाइन कर दें तो सेम हाइट रहती है, लेकिन रेडियस चेंज हो जाती है, जिसके कारण हमें दोनों पार्ट्स ऑफ द कोन को एक की रेडियस r1 माननी पड़ती है, जिसे हम फ्रस्टम कह रहे हैं, और जो दूसरा पार्ट हमारा होता है उसकी रेडियस r2 माननी होती है। तो आइए देखें फार्मूले में, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट करने की जरूरत है, हाइट ऑफ फ्रस्टम की बात करें, मतलब जो इसकी अपवर्ड हाइट है, ऊपर की तरफ हाइट जो दिखाई गई है, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द कोन, मतलब कि इसमें कोन की हाइट का डिफरेंस होना चाहिए, जो हाइट किससे डिपेंड कर रही है, सी ए बी। सी ए बी का मतलब क्या हुआ, इस फिगर में आप देखिए सी ए बी, ये कंडीशंस किसके द्वारा हो रही है, कोन की पोजीशंस ले रहे हैं, और कोन की पोजीशंस लेने का मतलब कि कोन किसके द्वारा जनरेट हुआ है, राइट सर्कुलर एंगल के द्वारा हुआ है, तो राइट सर्कुलर ट्रायंगल के द्वारा। तो यहाँ से सी ए बी से इसको माइनस कर दिया जाए, माइनस सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश आपका ये लिटिल पार्ट है, और दूसरा सी ए बी में आपका कंप्लीट कोन आ जाता है, इसी को दो रेशियो में बांट दिया गया है। कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, कोन के ही शेप में है, और जो सेकंड पार्ट बकेट के शेप का होगा, बाल्टी जैसा, वो कंडीशंस क्या हो गई, फ्रस्टम की हो गई। तो अब ऐसी कंडीशंस में अगर सपोज कीजिए हाइट ऑफ फ्रस्टम हमें निकालना है, तो हाइट ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द कोन, कोन की हाइट का डिफरेंस होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, हाइट ऑफ द फ्रस्टम मालूम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है, हमने कहा कि 2 सेंटीमीटर पर एक कट लगा करके कोन को 2 बराबर भागों में बांट दिए, या किसी अनुपात में बांट दिए, तो जो पहली कंडीशंस में कोन दिख रहा है इसकी हाइट क्या है, और जो फ्रस्टम की हाइट अगर हमें पता करना है, तो इस रियल जो इनिशियल फिगर है उसमें 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है, उससे हम इसकी हाइट माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ द कोन। सेम कंडीशन में स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे अभी हमने अपवर्ड हाइट की बात की या सिंपल हाइट की बात की, सेम कंडीशन में स्लैंट हाइट को भी हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो डिफरेंस बिटवीन द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो यहाँ से भी वही सेम चीज आएगी, सी ए बी माइनस सी ए डैश बी डैश। जिस नाते दोनों फिगर को अलग अलग दिखाया गया, इन फिगर्स के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि फ्रस्टम क्या होता है। अगर फ्रस्टम का पार्ट कोन से अलग किया जा रहा है, तो रियल में जो हमारा स्मॉलर कोन बन रहा है, वो स्मॉलर कोन की पोजीशंस क्या होगी, या उसके द्वारा फिर हम फ्रस्टम का कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें इनिशियल फिगर में आना पड़ेगा, और इनिशियल फिगर के माध्यम से हम उसकी हाइट या स्लैंट हाइट दोनों की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर हम आते हैं फार्मूले पर। फार्मूला हमारा क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है, अभी तक कोन की बात थी, कोन में आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया। अब इसके बाद द कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी को स्लैंट हाइट भी कहते हैं, बात समझ रहे हैं कि मतलब स्लैंट सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, कोन का फ्रस्टम क्या है, उसकी स्लैंट सरफेस एरिया क्या है, या स्लैंट सरफेस एरिया क्या है, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू
R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का मतलब कि ये पहले जो हमारा इनिशियल कोण था उसकी रेडियस क्या थी, और जो बाद में कट करने के बाद को कोण बना उसकी रेडियस क्या है, दोनों की रेडियस जुड़ जाएगी इंटू एल। एल का मतलब स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, और इनकी यूनिट किस में होगी, स्क्वायर यूनिट में होगी। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट वही जो अभी हमने रिपीट किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं पाइथागोरस, कोसाइन पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या आप वहाँ पर कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस वेट स्क्वायर। अगर सपोज कीजिए कि वहाँ से आप डायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं, स्लैंट हाइट की वैल्यू, तो इसको स्क्वायर रूट में भेज दीजिए। वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज किया गया है, बस केवल इसमें बेस जो था हमारा बेस रेडियस, वो बेस रेडियस हमारा R1 R2 के फॉर्म में है। तो ऐसी कंडीशन में एच स्क्वायर माइनस R1 आपको बाई सेप फिगर से ही देखने में बड़ा लग रहा है, तो R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, तो R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। इसकी यूनिट मतलब कि कोई भी यूनिट आप वहाँ पर ले सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी जो दिया गया है। अब इसके बाद सेकंड फार्मूले की बात करते हैं, जो थर्ड पॉइंट पर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम की बात अगर करते हैं ऑफ द कोन, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कंडीशंस क्या आएगी, पाई इंटू एल R1 प्लस R2। पहले बेस रेडियस को सम कर लीजिए, प्लस अब उनकी एरिया भी निकाल लीजिए, किसका, बेस का। तो बेस हमारा सर्कुलर है, इस नाते सर्किल की एरिया होगी। अब दो सर्किल बन रही हैं, एक तो पहला हमारा फर्स्ट कोन के अकॉर्डिंग जो इनिशियल शेप है, और दूसरा जो कोन कट करके अलग कर दिया गया है। तो दोनों की कंडीशंस की हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, और इन सब का एडिशंस जो होगा तो टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। इसकी भी यूनिट स्क्वायर सरफेस स्क्वायर यूनिट होगी, क्योंकि जहाँ भी आपसे क्वेश्चन में एरिया की बात की जाएगी तो वहाँ आप आँख मूंद करके यूनिट उसकी क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। नाउ आई विल टेक फोर्थ फार्मूला। चौथे फार्मूले की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, कोन के फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, तो कोना मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको मालूम ही होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर एच, रटा हुआ फार्मूला है। उसी को क्या करना है, R की जगह R1 प्लस R2 के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो सेम वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1/3 पाई इंटू एच। अब R1 का स्क्वायर है, तो R1 का स्क्वायर है, तो इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये इसका एक्सप्लेनेशन बनता है, जो R स्क्वायर की जगह सजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ दोनों की रेडियस चेंज हो गई है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, क्यूब यूनिट होगी। अब आपने देखा कि स्लैंट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों चीजें हमें मालूम हो गई, बस उनसे थोड़ा सा मिलते जुलते फार्मूले में केवल अंतर है। और वो फार्मूले में अंतर क्यों है, क्योंकि इसको हम एक प्लेन के द्वारा दो भागों में कट कर दिए हैं, जिससे हमारा इनिशियल कोण दो भागों में बढ़ गया। एक तो कोन के ही शेप का था और दूसरा फ्रस्टम हो गया। वह फ्रस्टम का मतलब आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये क्या है, लाइक एज ए शेप ऑफ बकेट, बाल्टी के शेप का, बाल्टी के आकार का पोजीशंस दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम नेक्स्ट डे या अगले वीडियो में बात करेंगे। तो एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स, इफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ हाइट 6 cm, एक फ्रस्टम है जिसकी हाइट 6 cm है, R 15 cm, उसकी पहली रेडियस जो इनिशियल कोण है उसकी पोजीशन क्या है, 15 cm उसकी रेडियस है, और दूसरी रेडियस क्या है, एंड 7 cm, लेकिन हाइट क्या है, 6 cm है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम की बात कर रहे हैं। तो फ्रस्टम का हमें क्या चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया और साथ में वॉल्यूम चाहिए। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, यही स्लैंट सरफेस एरिया होती है, या इसी को कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया आपकी क्या फार्मूला दिया है, इस दूसरे फार्मूले को टिक कर रहे हैं। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया या आपके इस अकॉर्डिंग जो वर्ड दिया गया है लेटरल सरफेस एरिया की बात अगर हम कर लें, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा
आई एम सॉरी, यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यल की वैल्यू निकाल लें, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। R1 is equal to 15 cm, R2 is equal to 7 cm and height is equal to 6 cm। तो यल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, यहाँ से फार्मूला आप देखिए, माइनस यहाँ से क्या दे दिया है, ये माइनस दे दिए हैं, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होगा क्योंकि यल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब वहाँ आर स्क्वायर की जगह R1 माइनस R2 होगा क्योंकि दोनों की रेडियस में चेंजिंग आ गई है। तो ऐसी कंडीशंस में प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 cm स्क्वायर हो जाएगा। R1 की वैल्यू क्या है, 15 है, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू 15 cm, तो 15 माइनस 7, तो 15 माइनस 7 कितना होता है, 8 होता है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस इसको करने की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो अंडर रूट 100, इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 10 cm आ जाएगी। इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं क्योंकि ये कॉमन सी बात है, कैलकुलेशन है। तो ऐसी कंडीशंस में अब हमें क्या चाहिए, स्लैंट सरफेस एरिया। अब स्लैंट सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो चाहे आप इसको यस यस ए कर दीजिए, स्लैंट सरफेस एरिया यस यस ए आर सी एस ए, बात एक ही है। कर्व सरफेस एरिया कहेंगे या स्लैंट सरफेस एरिया, फार्मूला इसका क्या होता है, पाई एल, यहाँ से क्या दिया है, पाई इंटू एल लास्ट में दिया है, तो पाई एल इज इक्वल टू पाई एल इंटू R1 प्लस R2। यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एज इट इज रखिए, एल की वैल्यू कितनी है, एल आपका आ गया 10 cm, यहाँ से वैल्यू 10 रख दीजिए, इंटू R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 15 है, R2 की वैल्यू 7 है, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, यहाँ पर ये cm स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी, तो 22 इंटू 10 220 आ गया, 220 पाई cm स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम कंडीशंस में वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम को भी यही साइड में नोट कर लीजिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है भाई, 1/3 पाई इंटू एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है, 6 cm है, यहाँ पर वैल्यू उसकी पुट करते जाइए डायरेक्टली, 6 इंटू यहाँ से R1 प्लस R2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर फॉर्म में है, तो R1 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, R1 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और R2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और प्लस R1 R2, R1 R2 का मतलब 15 इंटू 7, तो 15 7 जा 105 आ जाएगा, तो ये 105 आ गया, और यूनिट इसकी क्या हो गई, cm क्यूब हो गई। अब इनको भी सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर की वैल्यू आपकी 2 पाई हो गई। 2 पाई के बाद क्या है, 225 प्लस 49 प्लस 105, इनको ऐड कर लीजिए, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19 हो जाएगा, 19 के 9 कैरी 1, तो 1, 4 प्लस 1 5, 5 2 7। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या बच रहा है, 2 प्लस 1 3, तो ये 379 स्क्वायर रूट में आ रहा है, और लास्ट में इसको क्या कर देंगे, cm क्यूब कर देंगे। अब 379 जो हो रहा है, 379 देख रहे हैं, किसी का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है, क्योंकि 18 का स्क्वायर करेंगे 324 होगा, और 19 का स्क्वायर करेंगे 361 होगा, तो ये 379 है, इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेट 19 के आसपास है, तो 19 के आसपास है, चाहे इतना आंसर रख दीजिए या समथिंग 19, तो 19 2 जा 38 पाई समथिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा
ये आपको मालूम हो। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने आज एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है, कल स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, इसी पर प्रश्नम पर भी हम लोग करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि प्रश्नम आपका माइंड मेकअप बढ़िया हो जाए। प्रश्नम के विषय में जो बच्चों को डर लगती है उन बच्चों को डर ना लगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या अदर एसएससी वगैरह के कंपटीशन हो, अदरवाइज तो 10th के कोर्स में है ही है। तो 10th के बच्चे कहाँ इससे जा सकते हैं। और जानने की ज़रूरत भी है कि भाई अगर इस छोटी सी चीज़ को हम समझ लेते हैं तो किसी भी कंपटीशंस के लिए हम कंपेटिबल हो जाते हैं, अच्छे ढंग से हम कंपटीशन देते हैं और उसमें हमारी पोजीशंस भी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ द टुडेज टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कून। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।